हवेली का राजा। एक छोटे से गांव के कोने पर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली श्रापित है। हवेली के पास से गुजरते समय लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य नजर उन्हें घूर रही हो। एक दिन 5 दोस्तों का एक समूह समीर, अली, रिया, प्रिया और कुंडाल गांव घूमने आया। मजाक मजाक में उन्होंने तय किया कि वे रात में उस हवेली के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। रात के अंधेरे में जब वे हवेली के अंदर गए तो वहां चारों तरफ धूल, टूटा हुआ फर्नीचर और पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थीं। हवेली में एक अजीब सन्नाटा था। उनकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी, उसमें एक औरत की तस्वीर थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह उन्हें सीधे देख रही हो। जैसे ही टॉर्च उस पेंटिंग से हटी, एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? प्रिया ने घबराते हुए पूछा। बकवास मत करो, कुणाल बोला, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। जैसे ही वे अगले कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। हवेली के अंदर हवा तक नहीं चल रही थी, फिर भी झूला अपने आप हिल रहा था। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। चलिए यहाँ से, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, अली बोला, लेकिन बाहर जाने का रास्ता दिख नहीं रहा था। अचानक वे एक कमरे में पहुंचे जहां फर्श पर खून के धब्बे थे। समीर ने टॉर्च से उन धब्बों पर रोशनी डाली और तभी उसकी टॉर्च का बल्ब फूट गया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। रिया की जोरदार चीख गूंजी। उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। जब बाकी दोस्तों ने अपनी टॉर्च जलाई तो उसके आसपास कोई नहीं था। एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह आवाज कमरे के चारों कोनों से आ रही थी। हर तरफ हल्की लेकिन डरावनी हंसी गूंजने लगी। डर के मारे सभी भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी जो पेंटिंग में थी। उसका चेहरा टूटा हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने अपना हाथ समीर की ओर बढ़ाया और कहा, तुम लोग अब कभी यहाँ से नहीं जा पाओगे। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। जब वे अंदर गए तो वहां कोई नहीं था, न समीर, न अली, न रिया, न प्रिया और न कुणाल। हवेली फिर से खाली हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि उस रात से हवेली में अब 5 नए साए नजर आते हैं। अब वे दोस्त भी उस हवेली का हिस्सा बन चुके हैं। हवेली अब और भी खतरनाक हो गई है। कहानी का नाम 1991 का शापित गांव। 1991 की बात है। भारत के एक सुदूर गांव कर्णपुर में अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थीं। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा था, जहां दिन में भी अंधेरा सा रहता था। लोग कहते थे कि इस गांव के पास की पहाड़ी पर एक पुराना खंडहर है, जहां 50 साल पहले एक तांत्रिक ने काला जादू किया था। गांव वाले हमेशा उस जगह से दूर रहते थे, लेकिन 1991 के जनवरी महीने में गांव में अजीब चीजें होने लगीं। रात को लोगों को बच्चों की रोने की आवाजें सुनाई देती, जबकि गांव के सारे बच्चे अपने घरों में सोते हुए पाए जाते। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को सफेद साड़ी में एक औरत को खंडहर की ओर जाते देखा है। गांव का एक युवा लड़का अर्जुन, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, उसने अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर में जाने का फैसला किया। खंडहर में रहस्य। अर्जुन और उसके 3 दोस्त दीपक, मोहन और सुरेश एक चांदनी रात में टॉर्च और लाठी लेकर खंडहर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। खंडहर में घुसते ही उन्होंने दीवारों पर अजीब चित्र और संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे देखे। उन मंत्रों को पढ़ते ही दीपक को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। सभी घबरा गए। तभी एक पुरानी पायल की खनक सुनाई दी और खंडहर में एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्यों आए हो मेरी दुनिया में? एक पुराना रहस्य। अर्जुन ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? वो औरत बोली, मैं इस खंडहर की रक्षक हूं। जो भी यहां आएगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। उसने बताया कि सालों पहले तांत्रिक ने उसके परिवार को मारकर यहां अपनी साधना शुरू की थी। वो उसकी आत्मा को भी कैद करना चाहता था, लेकिन तांत्रिक के मरने के बाद उसकी आत्मा इसी खंडहर में भटक रही है। अर्जुन ने उससे प्रार्थना की कि वो उन्हें छोड़ दे। औरत ने कहा कि अगर वे उसकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो उन्हें उसी मंत्र का प्रयोग करना होगा जिससे वो तांत्रिक उसे बांध कर गया था। लेकिन अगर वो असफल हुए
तो उनकी आत्माएं भी यहीं फंस जाएंगी। अंतिम रात अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उन्हें एक यज्ञ करने और तांत्रिक के लिखे मंत्र को जलाने को कहा। अगली रात वे सब खंडहर में यज्ञ करने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंत्र जलाया, खंडहर हिलने लगा। औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और खंडहर से आग की लपटें निकलने लगीं। सबने भागकर अपनी जान बचाई। अगले दिन गांव में सब कुछ शांत था। खंडहर पूरी तरह से राख में बदल चुका था। औरत की आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन कहते हैं, आज भी जब गांव में अंधेरी रात होती है तो खंडहर की जगह पर पायल की खनक सुनाई देती है। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। सर्दी की रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवाओं में एक सर्दी भरी तेज लहर थी। छोटे से गांव की एक गली में एक पुरानी सी कोठी के अंदर दिया जल रहा था। अंदर बैठे थे रेहान और जारा। दोनों छोटी सी अंगीठी के पास हाथ सेक रहे थे। बाहर बादल गरज रहे थे और एक पल के लिए सब कुछ एक अजीब सा सुकून ले आया था। रेहान एक पुरानी कहानी सुना रहा था जब अचानक एक जोर सब्सक्राइब। भूतिया कहानी गुमशुदा आहटें। एक छोटे से गांव में एक पुराना मकान था जिसे हैरिस हाउस के नाम से जाना जाता था। गांव वाले इस मकान के पास जाने से डरते थे क्योंकि कहते थे कि रात के वक्त वहां से अजीब ओ गरीब आवाजें आती थीं। लेकिन एक दिन एक युवा लड़की सारा ने इस मकान के बारे में सुना और वह उसकी सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गई। सारा का दिल हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था और वह कभी न कभी इस पुराने मकान का रहस्य जानना चाहती थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, सारा ने अपने दोस्त आरिश को इस पुराने मकान के बारे में बताया और दोनों ने वहां जाने का फैसला किया। मकान गांव से थोड़ा दूर था, एक सुनसान रास्ते के किनारे। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि मकान के दरवाजे पर एक गहरी खामोशी फैली हुई थी। दरवाजा बंद था लेकिन अंदर से एक रहस्यमय सी रोशनी चमक रही थी। सारा ने आरिश की ओर देखा और दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। वे अंदर घुसे और एक रहस्यमय सन्नाटे में डूबे हुए कमरे की ओर बढ़ने लगे। मकान का अंदर बहुत अंधेरा था, जैसे कई सालों से किसी ने यहाँ कदम न रखा हो। जैसे ही वे कमरे में घुसे, अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सारा और आरिश दोनों चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाए जहां एक पुरानी सी चमकती हुई लैंप जल रही थी। आरिश ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें तुरंत बाहर जाना चाहिए। लेकिन सारा ने कहा, नहीं, हमें अंदर जाकर देखना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक हंसी की आवाज सुनाई दी। आरिश का दिल तेजी से धड़कने लगा और सारा का चेहरा सफेद पड़ गया। यह आवाज कहां से आ रही है? आरिश ने डर से पूछा। सारा ने नजर दौड़ाई और उसने कमरे के एक कोने में एक पुरानी सी तस्वीर देखी जिसमें एक परिवार दिखाया गया था। तस्वीर में मौजूद एक महिला का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में एक खाली सी भयावहता थी। सारा ने तस्वीर के करीब जाकर उसकी आंखों में झांका। अचानक उसकी नजर एक और तस्वीर पर पड़ी जो छिपाई गई थी।
जब सारा ने उस तस्वीर को हटाया तो उसके नीचे एक पुरानी सी किताब रखी हुई थी। उस किताब के पन्ने मुड़ने लगे और एक बिना आवाज की आवाज आई, अब तुम यहां आ गए हो। यह आवाज इतनी तेज थी कि सारा और आरिश के दिल कांप गए। उस किताब के आखिरी पन्ने पर एक खाली जगह थी जिस पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हें यहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। सारा और आरिश दोनों डर के मारे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। जब उन्होंने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया तो एक डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ी मखलूक उनके पास आ रही हो। सारा ने घबरा कर कहा, हमें तुरंत बाहर जाना होगा। तभी कक्ष के एक कोने से एक धुंधली सी छाया बाहर आई और दोनों की ओर बढ़ने लगी। सारा और आरिश दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने जितनी ताकत लगाई दरवाजा नहीं खुला। तब वे दोनों एक दूसरे की ओर देखे और अचानक उस छाया ने अपनी आंखें खोल दी, जो पूरी तरह से सफेद थीं। वे दोनों बिना एक शब्द बोले दौड़ पड़े, लेकिन छाया उनके पीछे आ रही थी। फिर जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी और भारी सांस उनके पास महसूस हुई। सारा और आरिश की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अगली सुबह गांव वाले जब उस मकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सारा और आरिश का कोई निशान नहीं था। मकान फिर से सुनसान और खामोश था, लेकिन अब वहां एक नया दरवाजा खुला था और उस दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, यहां से वापस जाने का रास्ता नहीं है। हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वह बूढ़ी औरत उसी घर की थी जिसने कई साल पहले ठंड में अपनी जान गंवा दी थी। सर्दी की उन रातों में वह अब भी किसी को अपनी हवेली में नहीं आने देती। सबक, अजनबी और सुनसान जगहों पर सर्दियों की रात में कभी मत जाना। Subscribe to my channel. ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के रवि की है। रवि को तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास अपना कैमरा नहीं था। उसका सपना था कि वह एक दिन फोटोग्राफर बनेगा, लेकिन गांव के हालात ऐसे नहीं थे कि वह अपना सपना पूरा कर सके। एक दिन रवि अपने गांव के पुराने और छोड़े हुए महल में गया। वहां उसने एक पुराना कैमरा देखा जो एक शेल्फ पर पड़ा था। उस कैमरे पर धूल जमी थी, लेकिन फिर भी वह रवि को बहुत ही अनोखा लगा। मध्य
रवि ने वह कैमरा उठाया और घर ले आया। उसने अपनी मां से इस कैमरे के बारे में बताया तो उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, यह कैमरा छोड़ देना चाहिए। इससे पहले भी कुछ लोग इसे ले गए थे लेकिन वापस नहीं आए। लेकिन रवि ने मां की बात नहीं मानी क्योंकि उसके अंदर का जुनून इससे पहले कभी इतना ज्यादा नहीं था। रवि ने अपने दोस्त के साथ मिलकर तस्वीरें खींचनी शुरू की। लेकिन जब उसने पहली तस्वीर खींचकर देखी तो वह तस्वीर बहुत अजीब थी। उस तस्वीर में जो इंसान होता उसके आसपास एक छवि नजर आती थी, जैसे कि कोई और भी उसके साथ है। रवि को यह तस्वीर देखकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद कैमरे की खराबी हो सकती है। कुछ दिन बाद रवि के दोस्त, जिनकी तस्वीर उसने खींची थी, एक के बाद एक गुम होने लगे। गांव में अफवाह फैल गई कि जो भी इस कैमरे से तस्वीर खींचता है उसके साथ कुछ बुरा होता है। रवि ने जब अपनी तस्वीर देखी तो उसमें भी वही छवि थी जो बाकी तस्वीरों में थी। रवि को समझ आ गया कि यह कैमरा सही नहीं है। उसने फैसला किया कि वह इस कैमरे को वापस उसी महल में रखाएगा। जब रवि कैमरा वापस रखने गया तो उसने देखा कि वह महल बदल चुका था। महल अब एक हसीन जंगल में तब्दील हो गया था और उसके बीच में वह कैमरा चमक रहा था। रवि ने कैमरा वहां रख दिया और उसी वक्त वह कैमरा अपने आप हवा में उड़ने लगा और एक जोर से धमाका हुआ। निष्कर्ष, रवि बेहोश हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने घर में था। उसके दोस्त भी वहां थे जो पहले गुम हो गए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके बाद रवि ने कभी भी तस्वीर खींचने के बारे में नहीं सोचा। उसी रात जब रवि अपने कमरे में था तो उसके पास एक नया कैमरा था। उस कैमरे पर एक नोट चिपका था जिसमें लिखा था, सपनों को जीने के लिए डर को जीतना पड़ता है। शिक्षा। कहानी का संदेश है कि हमें अपने सपने पूरे करने के लिए हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन समझदारी से कदम उठाना चाहिए। एक बार एक छोटी सी सिटी थी जिसका नाम था डरानगर। यह शहर पहाड़ों के बीच बसा था और इसकी एक पुरानी और भयावह कहानी थी। कहते हैं कि एक जमाने में यह शहर एक समृद्ध जगह था, पर एक रात ऐसी हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। शहर का राज डरानगर के बीच एक पुराना हवेली था जिसे काला महल के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि वहां कभी एक तांत्रिक रहता था जो अमृता और शक्ति के लिए काली विद्या का प्रयोग करता था। उसने शहर के लोगों को अपनी शक्ति के लिए बलि चढ़ाया और एक रात तांत्रिक की पूजा के दौरान हवेली में आग लग गई। उस आग के साथ तांत्रिक और हवेली में जो भी था सब बर्बाद हो गया। पर कहते हैं कि उस तांत्रिक की आत्मा वहां से कभी नहीं गई। आज भी जो भी रात के समय उस हवेली के पास से गुजरता है उसका कुछ न कुछ अनर्थ जरूर होता है। शहर में डर। एक दिन कॉलेज के 4 दोस्तों के एक ग्रुप ने सोचा कि वे काला महल की सच्चाई जानने जाएंगे। शहर के लोगों ने उन्हें रोका पर उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। वह रात अमावस की थी जब वे हवेली के अंदर गए। जब वे अंदर गए तो हवेली बिल्कुल खाली और शांत थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जो उन्हें घूर रही थीं। एक पुरानी घड़ी की आवाज उन्हें हर जगह सुनाई दे रही थी, पर वह घड़ी दिखाई नहीं दी। तभी एक दोस्त राघव ने एक पुराना दरवाजा खोला और नीचे का एक गुप्त द्वार मिल गया। तांत्रिक का कमरा। नीचे एक बड़ी अंधेरी सुरंग थी और उसके अंत में एक कमरा था। उस कमरे में एक बड़ी सी मूर्ति थी जो देखने में डरावनी थी। कमरे में एक पुरानी किताब और एक दिया जल रहा था जो हवेली की तबाही के बाद भी बुझा नहीं था। जब राघव ने उस किताब को छुआ तो हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। एक ठंडी हवा चलने लगी और एक भयावह हंसी की आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक भयानक आवाज ने पूछा। दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की पर उनका हर रास्ता बंद हो चुका था। एक एक करके सब कुछ अंधेरा हो गया और फिर अगले दिन वे लोग कभी नहीं मिले। शहर की कहानी आज भी जिंदा है। आज भी जो भी उस हवेली के पास जाता है उन्हें उन 4 दोस्तों की चीखें सुनाई देती हैं। डरानगर के लोग कहते हैं कि वह हवेली एक श्राप है जो कभी खत्म नहीं होगा। कहते हैं अगर किसी दिन तुम डरानगर जाओ और काला महल के पास जाने की हिम्मत करो तो ध्यान रखना शायद तुम वापस ना आ सको। Subscribe to my channel.
पुष्पा मूवी की हॉरर स्टोरी कल्पित संस्करण। यह कहानी एक और पुष्पा की है, लेकिन इस बार यह एक हॉरर कहानी है जो सस्पेंस और डर के लम्हों से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत। पुष्पा एक छोटे गांव की लड़की थी जो जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करती थी। जंगल का रास्ता खतरनाक था, लेकिन पुष्पा अपनी हिम्मत और हौसले के लिए जानी जाती थी। एक दिन पुष्पा जंगल के उस हिस्से में लकड़ी काटने चली गई जहां गांव वाले कभी नहीं जाते थे, क्योंकि वहां एक श्रापित पेड़ होने की बात कही जाती थी। लोगों का कहना था कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन पुष्पा को इन बातों पर विश्वास नहीं था। डरावनी घटनाएं। जैसे ही पुष्पा उस जंगल के कोने में पहुंची, उसे अजीब चीजें महसूस होने लगीं। हवाएं अचानक तेज हो गईं, पेड़ों के पत्ते अजीब आवाजें निकालने लगे और एक अनजान छाया हर जगह उसका पीछा करने लगी। पुष्पा ने एक पेड़ के पास अपनी कुल्हाड़ी से काम शुरू किया। जैसे ही उसने पहला वार किया, जंगल में एक गूंजदार आवाज उठी। वहां एक अजीब सी आत्मा दिखाई दी जो गुस्से में पुष्पा को देख रही थी। पुष्पा ने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक पुरानी अधजली चिता थी। वही चिता उस आत्मा की कैद का कारण थी। गांव की छुपाई हुई सच्चाई। पुष्पा गांव वापस लौटी और उसने यह बात सबको बताई। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि वह पेड़ 50 साल पहले एक औरत की मौत का गवाह है, जिसे निर्दयी लोगों ने मार दिया था। उस औरत की आत्मा उस पेड़ में कैद थी और अब पुष्पा ने उसे जगा दिया था। क्लाइमैक्स। पुष्पा की जंग। रात को पुष्पा के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, चीजें गिरने लगती और हर जगह एक औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। जंगल की आत्मा ने पुष्पा को अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लिया था। पुष्पा ने हिम्मत करके एक तांत्रिक की मदद ली और जंगल में वापस गई। तांत्रिक ने कहा कि उस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी अधूरी चिता को पूरी तरह से जलाया जाएगा। लेकिन आत्मा का गुस्सा इतना था कि उसने तांत्रिक और पुष्पा पर हमला कर दिया। पुष्पा ने अपनी हिम्मत और हौसले से उस अंतिम क्रिया को पूरा किया और आत्मा को मुक्ति दी। जंगल अब शांत था, लेकिन पुष्पा के दिल में उस रात का डर हमेशा के लिए रह गया। गांव के लोग पुष्पा की बहादुरी के लिए उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जंगल के उस कोने में फिर कभी कोई नहीं गया। शिक्षा। हिम्मत और हौसले से बड़ी मुसीबत को जीता जा सकता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा अंधेरे में ही अच्छे लगते हैं। Subscribe to my कहानी का नाम शापित गाड़ी। दृश्य 1। सफर की शुरुआत 0-5 मिनट। राजीव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। रात के 11 बज रहे थे और उसने अपनी नई गाड़ी में सफर शुरू किया। रास्ता शुरू में शांत था, लेकिन जैसे ही राजीव ने पुराने जंगल के शॉर्टकट का रुख किया, मौसम अचानक बदलने लगा। हवा तेज चलने लगी और गाड़ी की हेडलाइट्स के आगे घना कोहरा छा गया। राजीव ने अपना जीपीएस चेक किया, लेकिन वह अचानक बंद हो गया। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, शायद सिग्नल नहीं मिल रहा। ये जंगल का रास्ता हमेशा ऐसा ही होता है। कुछ दूरी पर राजीव ने देखा कि एक पुरानी खस्ताहाल गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है। गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा था जो हाथ हिलाकर मदद मांग रहा था। राजीव ने अपनी गाड़ी रोकी और उस आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई, गाड़ी खराब हो गई है? आदमी ने बिना कुछ कहे राजीव की तरफ देखा और उसका चेहरा धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान में बदल गया। राजीव ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उस गाड़ी के पास गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दृश्य 2। गाड़ी का राज 5-10 मिनट। आदमी ने कहा, मुझे इस रास्ते पर थोड़ी दूर तक लिफ्ट चाहिए, मुझे घर जाना है। राजीव ने कुछ सोचकर उसे गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने गाड़ी में कदम रखा, राजीव को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रास्ते भर वह आदमी कुछ नहीं बोल रहा था, बस सीधा आगे देख रहा था। राजीव ने जीपीएस को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश लिखा आया, अभी वापस लौट जाओ। राजीव ने पीछे मुड़कर आदमी से पूछा, आपका घर कितनी दूर है? आदमी ने धीरे से कहा, बस थोड़ा और आगे। राजीव ने सोचा कि वह उसे शहर के पास छोड़ देगा। कुछ देर बाद राजीव ने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में एक और चेहरा देखा, एक औरत का
जो उस आदमी के पीछे बैठी थी। राजीव घबरा गया क्योंकि उसने सिर्फ एक आदमी को लिफ्ट दी थी। उसने पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दृश्य 3, शापित गाड़ी की कहानी। 10-16 मिनट। राजीव परेशान हो गया, लेकिन उसने सफर जारी रखा। तभी उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें पता है इस रास्ते पर लोग क्यों नहीं चलते? राजीव ने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा। आदमी बोला, यहाँ एक गाड़ी का भयानक हादसा हुआ था जिसमें पूरा परिवार मारा गया था। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी इस रास्ते पर भटकती हैं। राजीव ने हंसते हुए कहा, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राजीव ने देखा कि उसके हाथ ठंडे और खून से लथपथ लग रहे थे। अब राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। राजीव ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अचानक बंद हो गई। हेडलाइट्स झपकने लगी और इंजन से अजीब आवाजें आने लगीं। उसने गाड़ी को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो गया। राजीव ने डर के मारे पीछे देखा तो उस आदमी की जगह एक जला हुआ चेहरा दिखा। उसके साथ एक औरत और 2 छोटे बच्चे बैठे थे, जिन्हें देखकर राजीव जोर से चीख पड़ा। दृश्य 4, अंत का राज। 16-21 मिनट। राजीव ने गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे हर तरफ वही पुरानी गाड़ी दिखाई देने लगी जो उसने जंगल के मोड़ पर देखी थी। हर जगह से आवाजें आ रही थीं, तुमने मुझे लिफ्ट दी, अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। राजीव की अपनी गाड़ी का इग्निशन अचानक चालू हो गया और गाड़ी ने उल्टे गियर में चलना शुरू कर दिया। राजीव जोर से चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें जंगल की खामोशी में खो गईं। आखिरी बार किसी ने उस गाड़ी को देखा तो वह एक गहरी खाई में गिर रही थी। अगले दिन पुलिस ने जंगल से एक जली हुई गाड़ी और राजीव का शव बरामद किया, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी की हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि यह वही शापित गाड़ी थी जो 20 साल पहले एक परिवार के हादसे के बाद गायब हो गई थी। आज भी लोग कहते हैं, जो इस जंगल के रास्ते से गुजरता है उसे एक आदमी लिफ्ट मांगता है, जो उसे लिफ्ट देता है वह कभी वापस नहीं आता। तो क्या आप इस रास्ते पर सफर करना चाहेंगे? Subscribe to my channel. हॉरर ट्रेन। अंधेरी रातें। एक ठंडी और अंधेरी रात थी। रिया अपने ऑफिस के काम के चक्कर में देर रात तक फंसी रही और उसे आखिरी लोकल ट्रेन पकड़नी थी। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो वहां सिर्फ एक पुरानी खटारा सी ट्रेन खड़ी थी। उस ट्रेन के दरवाजे से हल्की सी पीली रोशनी झांक रही थी। रिया ने सोचा, शायद यह कोई स्पेशल ट्रेन है जो देर रात चलती है। उसने ज्यादा सोच विचार किए बिना ट्रेन में चढ़ने का फैसला कर लिया। ट्रेन के अंदर का नजारा अजीब था। पुरानी लकड़ी की बेंचें, हल्की हल्की घंटी की आवाज और एक अजीब सी ठंडक चारों ओर फैली हुई थी। कोच में कुछ ही लोग थे और सबने अपने सिर झुकाए हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जगा दिया हो। ट्रेन चल पड़ी। रिया ने अपने फोन पर समय देखने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। ट्रेन की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे पुराने कपड़े और गीली मिट्टी की। रिया ने सामने बैठे एक आदमी से पूछा, यह ट्रेन कहां तक जाएगी? उस आदमी ने धीरे से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खाली और डरावनी थीं, जैसे वह इंसान न होकर कोई साया हो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कोच के बाकी यात्रियों की ओर देखा और तब उसे समझ आया कि वे सब भी एक जैसे ही दिख रहे थे, बेजान, पुराने कपड़ों में लिपटे हुए। डर के मारे रिया अपनी सीट से उठी और अगले कोच में चली गई। लेकिन हर कोच का नजारा एक जैसा था। वही अजीब लोग, गहरी खामोशी और ठंडक जो उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। तभी अचानक किसी ने उसकी पीठ पीछे से कहा, तुम यहां क्यों आई हो? रिया तेजी से पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका मन कर रहा था कि किसी भी तरह ट्रेन से उतर जाए, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खिड़की से बाहर झांककर उसने देखा तो नजारा और भी डरावना था। ट्रेन एक घने जंगल के बीच से गुजर रही थी, लेकिन जंगल सिर्फ अंधेरा था। न पेड़ दिख रहे थे, न जमीन, बस गहरी काली परछाइयां। अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई।
रिया ने देखा कि कोच में बैठे सभी लोग खड़े हो गए और उसकी ओर देखने लगे। उनके चेहरे धीरे धीरे घुलने लगे, जैसे उनका वजूद धुएं में बदल रहा हो। रिया चीख पड़ी, मुझे यहां से बाहर निकलना है। ट्रेन के दरवाजे खुल गए और उसके सामने एक पुराना सुनसान स्टेशन था, जिसका नाम था मृतलोक जंक्शन। रिया ने स्टेशन की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन स्टेशन पर केवल सन्नाटा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। अगले दिन अखबार में एक खबर छपी। रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की की लाश मिली थी। लोग कहते हैं कि वह ट्रेन अब भी चलती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो अपने डर का सामना नहीं कर पाते। तो अगर आप कभी देर रात ट्रेन पकड़ें तो एक बार सोचें, वह ट्रेन सामान्य है या मृत। Like, subscribe now.